हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तक कर लिया था। और आज हमें ई पार्ट मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टार्ट करने थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए पार्ट, सॉलिड सोडियम क्लोराइड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी while सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंडक्ट। तो जो सॉलिड सोडियम क्लोराइड है मतलब जो नमक है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जब हम उसी नमक को पानी में डाल के सॉल्यूशन बना के तब उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऐसा इसका रीजन क्या है कि सॉल्यूशन में क्या होता है, इन एनी सॉल्यूशन द आयंस ऑफ NaCl, जो NaCl के आयंस है वो ब्रेक मतलब जो NaCl है वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक हो जाता है? NaCl जब हम वाटर में डालते हैं तो वो चेंज हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। अब NaCl तो एक कंपाउंड है जो एकदम बंद है, लेकिन Na और Cl मतलब Na प्लस और Cl माइनस आयंस की फॉर्म में फ्री हैं और वो मूव कर सकते हैं। तो जब वो मूव करेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। देयरफॉर जो सॉलिड हमारा नमक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन उसका सॉल्यूशन वाटर में जब हम उसे डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बी पार्ट इसका, इट इज नॉट सेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग अ हेवी डाउनपोर। डाउनपोर मतलब बारिश। तो बारिश के समय में इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स अगर कोई बाहर करता है तो वो सेफ नहीं है बिल्कुल भी। तो काफी हम सोच के बता सकते हैं, हम घर में सुनते हैं अगर बारिश हो रही है तो हमें बिजली का काम बाहर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेन वाटर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। रेन वाटर इज कंपेरेबल टू सी वाटर बिकॉज मतलब रेन वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बिकॉज रेन वाटर में क्या है, अलग अलग तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारी एयर में, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे एसिड रेन में मैंने आपको बताया था, वैसे ही इसमें क्या होता है, रेन वाटर में अलग अलग पार्टिकल्स या अलग अलग आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कंडक्ट करते हैं। और उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो कोई भी पर्सन अगर वहां बाहर काम कर रहा है तो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग सकते हैं। तो इसीलिए वो सेफ नहीं है। वो इलेक्ट्रिकल शॉक्स माइनर भी हो सकते हैं, तो छोटे मोटे भी हो सकते हैं, और थोड़े मेजर डेंजरस भी हो सकते हैं। सो इट इज नॉट सेफ। नेक्स्ट हमारा आता है सी पार्ट, टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर a few drops of sulfuric acid is added to the water। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का तो हम कुछ ड्रॉप्स उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर अपने आप में क्या है, थोड़ा वीक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का वीक कंडक्टर है। तो अब उस वीक कंडक्टर को स्ट्रॉन्ग कंडक्टर बनाने के लिए हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब वो पूरी तरीके से आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, पूरी तरीके से आयंस में बढ़ जाता है, जबकि वाटर इतने एक्सटेंट पे नहीं बढ़ता। तो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कराने के लिए या फिर उस वाटर की कंडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक्स अप इनटू आयंस। सल्फ्यूरिक एसिड आयंस में ब्रेक हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अब जो ये आयंस, एक्स्ट्रा आयंस आ गए हैं वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड के, ये वाटर के आयंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इसी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, किचन गैस बर्नर्स आर कोटेड विद क्रोमियम। जो हमारे किचन गैस के बर्नर्स होते हैं वो बहुत शाइनी शाइनी से होते हैं, तो वो होते हैं ड्यू टू क्रोमियम। जो बर्नर्स हैं उनके ऊपर क्रोमियम लगा दिया जाता है। तो अब क्रोमियम लगाने का सिर्फ एक एडवांटेज नहीं है, इसके काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं। क्रोमियम जो होता है वो गैस बर्नर्स को हार्ड बना देता है, शाइनी बना देता है, और उनको कोरोजन से भी बचाता है। हमने क्या किया, क्रोमियम लगाया। क्रोमियम कैसे कोट करा, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कौन सा मेथड है, अगर आपको मतलब मैं ऐसी रिवीजन के लिए बीच में बता देता हूँ, इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हमने क्रोमियम को कोट कर दिया अपने गैस बर्नर्स के ऊपर। तो क्रोमियम क्या करेगा, जो गैस बर्नर्स को हार्ड बना देगा, शाइनी बना देगा, और उन्हें प्रोटेक्शन देगा कोरोजन से। कोरोजन जंग लगना, रस्टिंग फॉर आयरन, मतलब आयरन के लिए हम उसे रस्टिंग बोलते हैं और बाकी मेटल्स के लिए हम उसे कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। तीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हमें रखे हैं ए बी एंड सी। कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि फर्स्ट में सोडियम क्लोराइड डाला है, सेकंड में एसिटिक एसिड और थर्ड में डिस्टिल्ड वाटर। तो अब इसी से सब कुछ बदल जाता है। इन विच केस द बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट।
कौन से केस में बल्ब सबसे ज्यादा तेज जलेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बल्ब सबसे ज्यादा तेज तब जलता है जब इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा तेज होती है, मतलब सबसे ज्यादा कंडक्ट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा तब कंडक्ट होती है जब इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पे इन तीनों में सबसे स्ट्रांग है सोडियम क्लोराइड, उसके बाद एसिटिक एसिड, और डिस्टिल्ड वाटर में तो आयंस ब्रेक होते ही नहीं, डिस्टिल्ड वाटर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, बी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो किस केस में बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ए में, बिकॉज ए कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपको रीजन भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इन सेटअप ए बल्ब, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, सेटअप ए में बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से द नंबर ऑफ आयंस विल बी मोर एंड हेंस इट विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। जो नंबर ऑफ आयंस है वो बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट जब स्ट्रॉन्ग होगा तो नंबर ऑफ आयंस भी वो ज्यादा बनाएगा, पूरी तरीके से आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। उसके बाद हमसे बोला है इन विच केस विल द बल्ब विल ग्लो क्वाइट डिम, मतलब बल्ब जो है वो काफी मंदा ग्लो करेगा। तो वो करेगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब ग्लो तो कर रहा है, मतलब आयंस तो बन रहे हैं लेकिन कम बन रहे हैं। तो आयंस कम बन रहे हैं वीक वाले उसमें, मतलब बी पार्ट में, एसिटिक एसिड में। तो इस केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा मंदा मंदा। इन सेटअप बी बल्ब विल ग्लो डिमर ड्यू टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस विल बी लेस, कम नंबर ऑफ आयंस में डिसोशिएट होगा एसिटिक एसिड हमारा, और वो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वो कम आयंस में डिसोशिएट होगा, लेस नंबर ऑफ आयंस में डिसोशिएट होगा। लास्ट सी पार्ट हमारा आता है विच सेटअप विल द बल्ब नॉट ग्लो एट ऑल, मतलब वो ग्लो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई जो सॉल्यूशन है वो आयंस में ब्रेक नहीं हुआ। आयंस में ब्रेक नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एंड डिस्टिल्ड वाटर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सेटअप सी में बल्ब ग्लो नहीं करेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। डिस्टिल्ड वाटर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो एब्सेंस ऑफ आयंस तो होंगे, आयंस तो नहीं होंगे बिल्कुल भी, एब्सेंस ऑफ आयंस, इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी कंडक्टेड, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा हुआ। सॉरी, ये सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, सेकंड क्वेश्चन के बाद मैंने फोर्थ क्वेश्चन डाल दिया, तो हम थर्ड भी आगे देखेंगे, पहले फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, उसके आगे का हमें बोला है स्टील को कैसे प्लेट करते हैं सिल्वर से, और वो पूरा डायग्राम के साथ बताना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक थिन लेयर किसी भी डिजायर्ड मेटल की हम दूसरे मेटालिक ऑब्जेक्ट पे डिपॉजिट करते हैं। मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम डिजायर्ड मेटल ओवर सम अदर मेटालिक ऑब्जेक्ट। वही जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है सिल्वर हमें चढ़ानी है स्टील की स्पून के ऊपर। तो स्टील की स्पून क्या है, एक मेटालिक ऑब्जेक्ट, और सिल्वर क्या है, वो डिजायर्ड मेटल जो हमें उसके ऊपर चढ़ाना है। तो हम फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम डिजायर्ड मेटल ओवर सम अदर मेटालिक ऑब्जेक्ट, किसी भी और मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर। और चलो यहाँ तक तो हो गया किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन ये लास्ट की लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तभी तो वो इलेक्ट्रो हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों हुआ, क्योंकि उसमें करंट है। तो ये तो हमने मेंशन ही नहीं करा, तो हम लास्ट में क्या मेंशन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प की वजह से जो उसमें डेपोजिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जब हमें स्टील की स्पून पे सिल्वर प्लेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिल्वर स्पून विल बी, सॉरी यहाँ पे स्टील आएगा, दिस विल बी स्टील, जो स्टील स्पून हैं विल बी मेड एट द कैथोड। स्टील की स्पून को हम कैथोड पे लगाएंगे ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, जिस चीज को हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है वो लगता है कैथोड पे। जिस चीज की कोटिंग करनी होती है, मतलब सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो जिस मेटल की कोटिंग करनी होती है वो लगता है एनोड पे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एनोड पे लगता है। और लास्ट चीज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मतलब जिस मेटल को हम इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं, जिस मेटल की लेयर हम दूसरे मेटल पे चढ़ा रहे हैं, उसी मेटल का हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे हम सिल्वर चढ़ा रहे हैं, तो हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो भी क्या होगा, सिल्वर का ही होगा, सिल्वर नाइट्रेट।
द इलेक्ट्रोलाइट विल बी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि हमें सिल्वर चढ़ाना है स्टील के ऊपर। तो एक बार ब्रीफली देखें, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें कोई और मेटल चढ़ाना है वो ऑब्जेक्ट हम लेंगे कैथोड पे, मतलब स्टील स्पून पे चढ़ाना तो वो हम लेंगे कैथोड पे। जिस मेटल को चढ़ाना है, सिल्वर को चढ़ाना है, तो वो हम लेंगे एनोड पे। और फिर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे, जिस मेटल को हमें चढ़ाना है, सिल्वर चढ़ाना है हमें, तो हम उसी का सॉल्यूशन लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इसमें यहाँ पे कैथोड पे स्टील की स्पून लगी है, ये सिल्वर के एक रॉड है। अब जब करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव से, मतलब यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा, तो क्या होगा, जो सिल्वर है वो करंट के साथ यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। पॉजिटिव से करंट जाएगा, सिल्वर से पास होता हुआ सिल्वर की लेयर इसके ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो जाएगी और ये करंट, ये सर्किट ऐसे पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसका बी पार्ट है स्टेट एनी 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, तो इसके 3 यूजेस बताने हैं। तो इसके 3 यूजेस ये हैं कि मान लो यही वाला एग्जांपल ले लो, स्टील स्पून के ऊपर सिल्वर को चढ़ाना। सिल्वर क्या है, एक बहुत ही नॉन रिएक्टिव मेटल है। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था कि वो बहुत ही नॉन रिएक्टिव है, तो इट प्रिवेंट्स कोरोजन, ये कोरोजन को प्रिवेंट करता है बिकॉज इट इज नॉन रिएक्टिव। इट गिव्स शाइनी अपीयरेंस, ऑफ कोर्स सिल्वर है, बहुत शाइनी है स्टील से, तो ये एक शाइनी अपीयरेंस देगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। और कई कई जगहों पे, मतलब इस वाले एग्जांपल पे नहीं, लेकिन कई कई जगहों पे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए भी यूज होता है। मतलब कुछ सरफेस होते हैं जो थोड़े रफ होते हैं, जब उन पे इलेक्ट्रोप्लेट कर लेते हैं तो थोड़े स्मूथ से लगते हैं, टच करने में भी मतलब अच्छे से लगते हैं, तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है। नहीं तो हम इसमें भी ले सकते हैं वैसे एग्जाम्पल, कि जैसे स्टील की स्पून है, स्टील की स्पून थोड़ी रफ होती है, लेकिन जब हम उस पर सिल्वर चढ़ा देंगे तो वो बहुत स्मूथ हो जाएगी, मतलब उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। हम यहाँ पे भी ये चीज यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ये अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था मैंने। फोर्थ क्वेश्चन अभी पूरा हो चुका है, अब थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। इलेक्ट्रिकल प्योरिफिकेशन कॉपर की करने के लिए ये एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम में एक इलेक्ट्रोड है ए, एक इलेक्ट्रोड है बी। तो नेम द मेटल्स एट इलेक्ट्रोड्स ए एंड बी। तो ए और बी पे कौन से इलेक्ट्रोड होंगे, ए पे होगा एनोड जो है इम्प्योर कॉपर, और बी पे होगा कैथोड जो है प्योर कॉपर। जब भी ऐसे प्योरिफिकेशन होती है तो जिस मेटल की प्योरिफिकेशन करनी है वो होगा एनोड पे, और जिससे करनी है वो होगा कैथोड पे। उसके बाद नेम द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। तो इस तरीके की प्योरिफिकेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। एंड लास्ट, नेम द सॉल्यूशन दैट नीड्स टू बी यूज। कौन सा सॉल्यूशन लेंगे हम, जिस मेटल को हम प्योरीफाई कर रहे हैं उसी मेटल का हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मतलब उसी मेटल का सॉल्यूशन लेंगे। कॉपर की प्योरिफिकेशन कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट CuSO4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेटल्स हमने इलेक्ट्रोड्स ए और बी पे कैसे कैसे लिए, मतलब जो हमारे पास हमें मिला था इम्प्योर कॉपर, जो हमें मिला था उसको हमने लिया ए पे एनोड पे। फिर हमने अपने आप से एक प्योर कॉपर कहीं से लाए, हम अपने लेबोरेटरी से प्योर कॉपर हमने कैथोड पे लगा दिया। तो अब क्या होगा, वो जो इम्प्योरिटीज हैं वो सारी नीचे चली जाएंगी और प्योर कॉपर कैथोड पे आके इकट्ठा हो जाएगा। फिफ्थ, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग अ मैग्नेट। हमें इसमें जो आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी शायद नंबर 5 है, वो उसी में से लिखना है आंसर। पूरा एग्जैक्ट वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज सफिशिएंट। स्टार्टिंग मैंने वहीं से किया, टेक अ हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ आयरन। हमने एक हॉलो मतलब अंदर से खोखला एक सिलेंड्रिकल पाइप लिया आयरन का, और उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लगा दी इंसुलेटेड कॉपर वायर की, मतलब कॉपर वायर समझिए आप, कॉपर वायर की टर्न्स लगा दी। इंसुलेटेड का मतलब उसके ऊपर कोई और ऐसे हमने कोई कपड़ा वगैरह नहीं लगाया, हमने प्योर कॉपर वायर पे लपेट दिया। जॉइन द एंड्स ऑफ द वायर विद द बल्ब। हमने फिर क्या किया, वो जो वायर है उसको बल्ब से जोड़ दिया, मतलब एक जैसे ये हमने एक लिया आयरन का सिलेंड्रिकल रॉड, उसके ऊपर ये एक कॉपर वायर का एंड है, हमने उसके ऊपर ऐसे ऐसे लपेट दिया ये। फिर ये जो दो एंड्स हैं ये हमने ऐसे बल्ब के साथ जोड़ दिए, ये बल्ब है उसके साथ जोड़ दिए। अब नाउ टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को हम उसके पास लेके गए, फिर मतलब उसे रैपिडली मूव करते गए, वो मैंने आपको पूरा समझाया था। तो टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट रैपिडली टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम इट, मतलब पहले उसके पास लेके जाए फिर उससे दूर लेके जाए। तो इसमें क्या होगा, बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेट को हम रोक देंगे बल्ब जो है वो भी ग्लो करना बंद कर जाएगा। तो हेंस अ मैग्नेट, इससे हमें क्या पता चला कि मैग्नेट जब मूव कर रही है,
मैग्नेट मूव करने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा काफी इजी है, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड, यही ऊपर वाली चीज, ऊपर वाला ही एक्सपेरिमेंट का हमसे एक्सप्लेनेशन पूछ लिया है कि एक हमारे पास सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने कॉपर वायर की ऐसे लपेट दिया उसके, और फिर उसे बल्ब से कनेक्ट कर दिया। तो जब हम बार मैग्नेट, फर्स्ट केस में जब बार मैग्नेट उसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, बल्ब विल ग्लो फॉर अ मोमेंट, बल्ब जो है वो मोमेंटरली ग्लो करेगा, मतलब सिर्फ एक मोमेंट के लिए ग्लो करेगा, फिर ग्लो करना बंद हो जाएगा जब हमने उसे ऐसे पुश किया। फिर जब उसे वापस लेके गए, सेकेंड पार्ट पुल्ड आउट ऑफ द कॉइल, तो भी क्या होगा, जस्ट फॉर अ मोमेंट बल्ब ग्लो करेगा। एंड लास्ट पार्ट जब हम उसे स्टेशनरी रखेंगे कॉइल के साथ, मतलब मूवमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, द बल्ब विल नॉट ग्लो। जब मूवमेंट नहीं कर रहे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि मूवमेंट ना करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। करंट क्यों इंड्यूस होता है, मैग्नेट की वजह से, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका कि अगर मैग्नेट के मूव करने से जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो असल में क्या हो रहा है, मैग्नेट मूव नहीं कर रही, मैग्नेट के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से वो करंट उसमें इंड्यूस हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारे इस चैप्टर के बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।